वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ये बीएसटी जो क्लास 11th का है सीरीज़, इसमें चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं कंपनी निर्माण का। इसका आज हम सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें देखिए जो हमने चैप्टर में देखा था, इसके बाद हम प्रवर्तक की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि वह ना तो कंपनी का एजेंट होता है और ना ही उसके कोई ट्रस्टी होता है। वह कंपनी के एजेंट तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कंपनी का समामेलन अभी नहीं होना है। प्रवर्तक ना सभी समामेलन से पूर्व के समझौतों के लिए उत्तरदायी होता है, जिनको कंपनी समामेलन के पश्चात मान्यता नहीं दी जाती है। वे यदि लाभ कमाते हैं तो उन्हें इसे उजागर करना चाहिए एवं गुप्त रूप से लाभ नहीं कमाना चाहिए, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है। महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने से यदि कोई हानि होती है तो कंपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है। प्रवर्तक कंपनी के परिवर्तन पर किए गए व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते हैं। कंपनी प्रवर्तकों के माध्यम से क्रय की गई संपत्ति की क्रय राशि अथवा अंशों की बिक्री पर उनकी सेवाओं के बदले एक मुश्त राशि अथवा कमीशन का भुगतान कर सकती है। समामेलन पंजीकृत कार्यालय की सूचना राज्य के रजिस्ट्रार के पास समामेलन के 30 दिन के भीतर भेजना कंपनी के लिए अनिवार्य है। कंपनी के संस्थागत प्रलेख, यदि यह सार्वजनिक कंपनी है तो इस पर कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कंपनी निजी है तो दो से भी काम चल जाएगा। हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए अपने घर का पता, रोजगार एवं उनके द्वारा किए गए अंशों की जानकारी देना आवश्यक होता है। कंपनी के अंतर नियम क्या है? देखिए, कंपनी अधिनियम में दी गई तालिका F जो अंतर नियमों का एक आदर्श संग्रह है को अपना सकती है। ऐसा करने पर अंतर नियमों के स्थान पर कंपनी स्थापना परिवर्तन प्राप्त पत्र जमा कराएगी। प्रस्तावित निदेशकों द्वारा निदेशक बनने के लिए लिखित सहमति एवं योग्यता अंशों के क्रय का वचन होना चाहिए। प्रस्तावित प्रबंधक अथवा पूर्वकालिक निदेशक के साथ समझौता यदि कोई है तो रजिस्ट्रार द्वारा होना चाहिए। कंपनी के नाम के अनुमोदन के पत्र की प्रति प्रमाण स्वरूप होनी चाहिए। वैधानिक घोषणा की पंजीकरण से संबंधित यह भली भांति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इन प्रलेखों के साथ पंजीकृत के सही पतों की सूचना भी दी जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर जमा कराया जाना चाहिए। पंजीयन के शुल्क के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्रलेख होना। इन प्रलेखों में वर्णित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच के लिए भली भांति जांच पड़ताल करने का दायित्व रजिस्ट्रार का नहीं है, ये उसका अपना जिम्मेदारी है, रजिस्ट्रार इसमें नहीं करेगा। कंपनी अस्तित्व में आ गई है। कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र की कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र भी कहा जा सकता है। आपसे एग्जाम में से पूछ सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र कंपनी का यही होता है। समामेलन प्रमाण पत्र का प्रभाव क्या होता है? देखिए, समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी समामेलन के नियम का निर्णायक प्रमाण है। वैधानिक स्थिति यह है कि कंपनी की समामेलन प्रमाण जारी हो जाने के पश्चात कंपनी के पंजीयन में दोष रह जाने पर भी इसको व्यावसायिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। पंजीयन के लिए 6 जनवरी को, मान लो एक उदाहरण दिया गया, देखिए यहाँ पे, मान लो पंजीयन के लिए 6 जनवरी को आवश्यक प्रलेख जमा कर दिए गए हैं। समामेलन प्रमाण पत्र 8 जनवरी को जारी किया गया है, 6 को जमा करा तो 8 को मिल गया, लेकिन प्रमाण पत्र पर तिथि 6 जनवरी लिखी गई है। यह निर्णय दिया गया कि कंपनी अस्तित्व था, इसलिए 6 जनवरी को जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं वे न्यायोचित हैं, क्योंकि ये गलती कंपनी की नहीं है, रजिस्ट्रार वगैरह की है। एक व्यक्ति ने संस्थापना प्रलेख पर दूसरे व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर कर लिए, समामेलन भी वैधानिक माना गया, क्योंकि इस प्रकार औपचारिकताओं में कितनी भी कमी क्यों ना हो, एक बार इसके जारी हो जाने पर कंपनी की स्थापना का पक्का प्रमाण पत्र हो जाता है। यद्यपि कंपनी का पंजीयन अवैधानिक उद्देश्यों को लेकर हुआ है, फिर भी कंपनी के जन्म को नकारा नहीं जा सकता। कंपनी का समापन हो, इसका एकमात्र हल है कि मतलब कंपनी का समापन हो जाए। समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो जाने के पश्चात निजी एवं सार्वजनिक कंपनी को 180 दिनों के भीतर व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता है और तत्पश्चात इसके बाद ये कंपनियां
व्यापार प्रारंभ कर सकती है। देखिए यहाँ पे बीच में एक चीज़ बताइए कि निदेशक पहचान पत्र के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, जिसे हम DIN भी कहते हैं। वो आवंटन हेतु विहित फॉर्म पर आवश्यक शुल्क सहित केंद्र सरकार को आवेदन करना होता है। आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदक को निर्देशक पहचान पत्र की संख्या DIN आवंटित कर दी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट एक बात की गई है इस चैप्टर में कि पूंजी अभिदान क्या होता है। सार्वजनिक कंपनी जनसाधारण से अंशों एवं ऋण के पत्रों का निर्गमन यानी शेयर एंड डिबेंचर्स का करती है। वो कर आवश्यक धनराशि जुटा सकता है। इसके लिए इस अधिकरण पत्र जारी करना होगा जो जनसाधारण को कंपनी की पूंजी के अभिदान के लिए प्रमाण के लिए आमंत्रण है एवं अन्य औपचारिकताओं की पूरी करनी होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, एक देखो सेबी आपने नाम जरूर सुना होगा, का अनुमोदन जो सार्वजनिक कंपनी जनता से आधार मांगती है इसके रूप में, उसे सभी आवश्यक सूचना को भली भांति प्रकट कर देना चाहिए एवं संभावित निदेशकों से कोई सारयुक्त मतलब कि समरी वाला सुरक्षा सूचना छुपानी नहीं चाहिए। ठीक है। प्रविवरण पत्र जमा कराना, यानी कि प्रविवरण पत्र ऐसा कोई भी दस्तावेज है जिसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन एवं अन्य दस्तावेज शामिल है जो जनता से जमा आमंत्रित करता है या एक निगमित संस्था की प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। मतलब कि एक तरह से रिक्वायरमेंट हो गई है। इस दस्तावेज में दी गई सूचना के आधार पर निदेशक किसी कंपनी में निवेश के लिए आधार बनाते हैं। इसलिए परिवरण पत्र में कोई भी गलत सूचना नहीं होनी चाहिए एवं सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूरी तरह से दी जानी चाहिए। बैंकर, ब्रोकर एवं अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति, ब्रोकर्स फार्म का वितरण करते हैं, मतलब कि फार्मों को बेचते हैं आगे दलाल जो होते हैं, एवं जनता को शेयर खरीदने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि कंपनी को जनता द्वारा निर्गम के प्रति यथोचित अनुक्रिया की आवश्यकता नहीं है तो वह अंशों के अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति कर सकती है। वे इसके बदले कमीशन लेते हैं। अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति आवश्यक नहीं है, कंपनी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं करना। न्यूनतम अभिदान देखिए, अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी के पास अंशों की न्यूनतम संख्या प्रवेदन आ जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार देखो नियम बना हुआ है कि इस न्यूनतम अभिदान कहते हैं। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान की सीमा निर्गम के आकार के 90% है, मतलब जो उसने इशू कराया उसका 90% उसे मिल जाना चाहिए। यदि 90% से कम की राशि के लिए शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो आवंटन नहीं किया जाएगा एवं प्राप्त आवेदन राशि को आवेदनकर्ताओं को लौटा दिया जाएगा। शेयर बाजार में आवेदन, कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार की अनुमति के लिए कम से कम एक शेयर बाजार में आवेदन किया जाएगा। अभिदान सूची के बंद हो जाने की तिथि से 1 सप्ताह पूरे होने तक यदि अनुमति नहीं मिलती है तो आवंटन अमान्य होगा तथा 8 दिन के अंदर आवेदकों से प्राप्त राशि को लौटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ बीच में एक अच्छी चीज़ दी गई थी, दोनों में डिफरेंस दिया गया है। संस्थापन प्रलेख एवं अंतर नियम में क्या अंतर है। देखिए उद्देश्य क्या होता है। सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। अंतर नियमन कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम होते हैं, ये अंकित नहीं होते। यह कंपनी का प्रमुख प्रलेखक तथा कंपनी अधिनियम के अधीन है। यह सहायक प्रलेखक तथा सीमा नियम एवं कंपनी अधिनियम के दोनों के अधीन है। सीमा नियम कंपनी के बाहरी दुनिया से संबंध निश्चित करता है। अंतर नियम कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंधों की परिभाषित करता है कि मतलब इंटरनल मैटर को बताया कि बाहर के मैटर को बात करता है। सीमा नियम के क्षेत्र के बाहर के कार्य अमान्य होते हैं एवं सभी सदस्यों के एक मत से भी अनुमोदित नहीं हो सकता। अंतर नियम के बाहर के कार्यों की अंशधारी अनुमोदित कर सकते हैं। आवश्यकता है देखो, यदि प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा कराना आवश्यक होता है, अंतर नियमों को जमा कराना अनिवार्य नहीं है। यह कंपनी अनिवार्य है। अधिनियम 2013 की सारणी F को
अपना सकती है, जिसके अकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट जो नीचे बताया गया, अंशों का आवंटन। यदि आवंटित शेयरों की संख्या आवेदन की संख्या से कम है या फिर आवेदक को कोई भी शेयर आवंटित नहीं किए गए हैं, तो अतिरिक्त आवेदन राशि या तो आवेदकों को लौटा दी जाएगी या फिर उन पर देय आवंटन राशि में उसका समायोजन कर दिया जाएगा, मतलब मिला जुला के, जिसे प्रो डाटा भी कहते हैं। आवंटन के 30 दिन के अंदर निर्देशक अथवा सचिव के हस्ताक्षर युक्त आवंटन विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करानी चाहिए। आवंटन से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न परिवर्तन पत्र जमा कराना चाहिए। अब देखिए यहाँ कंपनी के बारे में थोड़ा बताया गया कि एकल व्यक्ति कंपनी जो आजकल बनाई जा सकती है, यह सभी हो गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने पर एक व्यक्ति वाली कंपनी यानी कि OPC अवधारणा के अंतर्गत एक एकल व्यक्ति एक कंपनी बना सकता है। भारत में वर्ष 2005 में JJ ईरानी विशेषज्ञ समिति ने OPC के निर्माण की सलाह दी थी। एक सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति की कंपनी एक व्यक्ति कंपनी है, वह एक व्यक्ति कंपनी का अंशधारी होता है। एक निजी समिति कंपनी के सभी लाभ इसे प्राप्त होते हैं, जैसे पृथक वैधानिक इकाई होना, व्यवसाय के दायित्वों से निजी संपत्ति का सुरक्षित होना तथा शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी समावेशन यानी कि नियम 2014 का नियम 3 क्या कहता है, एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा भारत का निवासी है, एक व्यक्ति कंपनी के समावेशन हेतु योग्य है, तभी एकल कहलाएगी वो। एक व्यक्ति कंपनी के एकल सदस्य का नामांकित है। कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी के समावेशन अथवा एक से अधिक ऐसी कंपनी के नामांकित बनने होंगे हेतु योग्य नहीं है, वह एक ही में कर सकता है, ज़्यादा में नहीं कर सकता। जब कोई प्राकृतिक व्यक्ति इस कंपनी के अनुक्रम एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य होने के साथ साथ किसी अन्य एक व्यक्ति कंपनी के नामांकित होने के कारण उस कंपनी का सदस्य बन जाता है, तो वह उपनियम 2 में विशिष्टीकृत योग्यता कसौटी को 180 दिन में ही पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति कंपनी में कोई अवयस्क सदस्य, मतलब कि जो मैच्योर नहीं है अथवा नामांकित नहीं बन सकता है अथवा लाभप्रद हित के अंश का धारण नहीं कर सकता। ऐसी कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत समावेशन नहीं की जा सकती अथवा कंपनी के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसी कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाएं जिनमें निगमित नियमों की प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है, वो भी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी के समावेशन के 2 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व ऐसी कंपनी स्वैच्छिक रूप से कंपनी के किसी अन्य प्रकार में परिवर्तित हो सकती है, सिवाय उन कंपनियों के जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपये से आगे बढ़ाई गई है अथवा संबंध अवधि में इसकी औसत वार्षिक आवर्तन 2 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे इन्होंने आलेख दे रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है ध्यान से देखने की। और बाकी चैप्टर आपका ये फिनिश है, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।